हाँ जी, ट्राइटम एकेडमी में मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने एयरफोर्स पेपर का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैंने केवल कैलकुलस पार्ट के बारे में ही जानकारी दी है। इसके लगभग यहाँ पर 50 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और साथ ही में जो एयरफोर्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं आगामी एग्ज़ाम के लिए, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं सभी बच्चों से चाहता हूं कि ध्यान से इस वीडियो को देखें और यहाँ मैं आपके सामने ट्रिक भी प्रस्तुत करूँगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि दो परिमित समुच्चय ए और बी दो परिमित समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि एन ए में दो एलिमेंट है और बी में तीन एलिमेंट है, यानी कि दो जो सेट है उसमें दो और तीन एलिमेंट है। हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं। अगर आपसे सामने ये कहा जाए कि देखिए कि एन ए मेरे पास पी एलिमेंट है और एन बी में मेरे पास क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन यानी कुल संबंधों की संख्या का जो फॉर्मूला होता था वो होता था पी टू की पावर पी क्यू। तो आप देखिए इसके हिसाब से अपने पास आंसर क्या आएगा, दो की पावर दो इंटू थ्री मतलब टू की पावर सिक्स, कितना आ गया 64। अब आपको ये ध्यान रखना है, साथ के साथ देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि केवल कुल संबंधों की संख्या के साथ साथ आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें अरिक्त संबंधों की संख्या भी पूछी जा सकती है, जिसे आप इंग्लिश में नॉन वॉइड रिलेशन भी कह सकते हो। तो नॉन वॉइड रिलेशन के लिए टू की पावर पी क्यू माइनस वन आंसर आपको दे के आना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो भी एक संबंध से रिलेटेड है, और वो क्वेश्चंस क्या है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से में संबंध से कम संबंध से कम का रिलेशन कैसा होगा, लेस देन। तो बात करते हैं से कम का मतलब होता है ए का अगर बी से रिलेशन है, अगर ए का बी से रिलेशन है तो इस रिलेशन का यानी इस संबंध को कौन सा संबंध कहेंगे। अगर मैं सम्मित संबंध के लिए बात करूं तो सम्मित संबंध का आप सभी को पता है कि अगर ए का संबंध बी से है, यानी कि ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना जरूरी है। तो अब आप खुद बताइए, अगर ए बी से छोटा है तो क्या बी ए से छोटा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये सम्मित यानी सिमेट्रिक नहीं है। बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक में क्या कहता है कि अगर ए बी से छोटा है, अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए सी से छोटा होगा। बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा तो 100% ए सी से छोटा होगा, यानी कि हमारा जो मेन आंसर होगा वो संक्रामक संबंध होगा, यानी ओनली ट्रांजिटिव होगा। और बात रही स्वतुल्य की, तो ये तो हम भी जानते हैं स्वतुल्य संबंध होता है खुद का खुद से, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है खुद का खुद से। तो ऐसा रिलेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई खुद से छोटा कभी भी पॉसिबल नहीं है। यानी सारे ऑप्शन में से केवल और केवल एक ऑप्शन सही है, जो कि कौन सा है, हमारे पास बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने इसके थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन इसका कह रहा है कि यदि समुच्चय ए में 10 एलिमेंट है, यानी कोई भी हमारे पास जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, हमारे पास 10 एलिमेंट है, और ए से ए में कोई फंक्शन डिफाइन है, कोई परिभाषित फलन है, तो बताइए कि इसमें नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, फलनों की संख्या बतानी है हमें। तो बच्चों आप ध्यान रखिए, अगर ए में मेरे पास एम एलिमेंट और बी में मेरे पास एन एलिमेंट है, तो ए से बी में अगर कोई डिफाइन है फंक्शन तो नंबर ऑफ जो फंक्शंस होते हैं वो एन की पावर एम हो जाएगा। तो हमारे पास ए से ए में है, इसका मतलब ए में भी 10 एलिमेंट, इसमें भी 10 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ मतलब फंक्शंस यानी फलों की संख्या 10 की पावर
10 होगा। हमारे पास आंसर आता है सी, आंसर हमारे पास है मैच कर गया। ठीक है ना, आंसर सी मैच कर रहा है। चलिए अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो फोर्थ क्वेश्चन भी फंक्शन से रिलेटेड है और देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप देखो कि क्वेश्चन में कि एक यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन को यूज किया गया है। लेकिन ये महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है? ये होता है x या x से, मतलब ये दो लगातार कोई इंटीजर है, जैसे मैं मान लेता हूँ 1 और 2 के बीच में कोई नंबर लिया मैंने, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो मेरे पास 1 आएगा। अगर मैंने 2 और 3 के बीच में इंटीजर लिया तो इससे जो वैल्यू बाहर आती है वो 2 बाहर आएगी। यानी कि इन दोनों में जो सबसे छोटा इंटीजर होगा, जो सबसे छोटा पूर्णांक होगा, वो काम आएगा। बात करते हैं पाई स्क्वायर। अगर हम देखें पाई स्क्वायर लगभग 9 से तो बड़ा होगा लेकिन 10 से कम होगा। तो कहने का मतलब है अगर महत्वपूर्ण पाई स्क्वायर की वैल्यू देखी जाए तो 9 होगी, और इसी तरीके से माइनस पाई स्क्वायर की वैल्यू देखें तो -10 और -9 के बीच में है। यानी कि माइनस पाई स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्ट क्या रख दें, -10। तो एफ एक्स हमारे पास क्या होगा, कोस 9x प्लस कोस 10x। अब दिए गए ऑप्शन से हम वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है, जो ऑप्शन डी है, देखिए ऑप्शन डी है, वहाँ है एफ π/2। जैसे मैंने यहाँ रखा कोस 9π/2 कोस 5π/2 आ जाएगा। π/2 10π/2 रखेंगे तो 5 बच गया। इसकी वैल्यू कितनी हुई, 0, और कोस पाई 3π 5π इनकी वैल्यू -1। तो अब आप देखोगे तो केवल और केवल डी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही कंडीशन में आ रहा है। तो आपको मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। यहाँ एक फंक्शन दिया गया है और ये फंक्शन का क्या पूछा गया है, डोमेन, यानी कि इसका प्रांत पूछा गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, प्रांत के लिए खास पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, कि अपोन में 0 रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें तो हमारे पास फंक्शन में 1 में रूट में है, तो ये जो रूट वाली वैल्यू है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। क्यों, अपॉन में है तो 0 भी नहीं हो सकती, और रूट के अंदर तो नेगेटिव भी नहीं हो सकती। अब ये 0 से ग्रेटर है तो आपको पता ही लगेगा कि मॉडुलस एक्स किससे बड़ा होना चाहिए, एक्स से। आप ऑप्शन नंबर 1 की बात करो कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उसमें r प्लस है। अगर आपने r प्लस सारे रख दिए, देखो 1 रखा तो 1, तो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 2 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बी ऑप्शन r माइनस की बात करूँ तो बिल्कुल r माइनस के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी। तो नेगेटिव का मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे कोई सा भी नंबर रख देना, और ये हमेशा इससे बड़ा ही होगा। तो हमारे पास जो आंसर मैच कर रहा है वो आंसर आएगा बी। r 0 नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर r प्लस भी आ गया और r माइनस भी, और इसमें r भी नहीं ले सकते क्योंकि 0 भी है और प्लस वाले नंबर भी। केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी ही अपने पास मैच करेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है। तो डोमेन के बारे में होगी चर्चा कि अपॉन में 0 कभी नहीं लेना और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं लेना है हमें। अब आते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स में बहुत बार आ चुके हैं, तो प्लीज़ सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि आपको एफ एक्स की वैल्यू गिवन है और एफ ए अपॉन एफ ए प्लस 1 निकालना है। तो एफ ए क्या होगा, ए अपॉन ए -1, एफ ए प्लस 1 में ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 -1, ये 1 तो कैंसिल हो गए, है ना, ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा,
और अपने पास आ जाएगा ए अपॉन ए माइनस वन, एक ऊपर गया ए अपॉन ए प्लस वन, तो अपने पास जो आंसर आता है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। अब ज़रा गौर से देखिए, आपने एक बात नोट करी, यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो यानी कि हमारे पास जो ये वैल्यू आती है वो किसकी आती है, एफ ए स्क्वायर की वैल्यू बन गई, जो कि केवल और केवल सी ऑप्शन में मैच कर रहा है। ऑप्शन सी यहाँ हमारा सही आंसर है। ठीक है ना। आते हैं अब हम इसके 7 नंबर के क्वेश्चंस में। देखिए बहुत बहुत प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए फंक्शन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, आपको ध्यान रखना है। ये 7 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन में आता है कि किसी सेट ए में, किसी समुच्चय में हमारे पास एक के की आच्छादक फलन, यानी कि हमें बाइजेक्टिव फंक्शन के निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव कितने होंगे, एक के आच्छादक फलन की संख्या कितनी होगी। अगर कोई आपसे ये कह देता है कि ए में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि एक के आच्छादक फलनों की संख्या, एक के आच्छादक फलनों की संख्या का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल। तो अब हम देखें तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 106, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 106 का फैक्टोरियल। ध्यान रखिए, साथ ही साथ मैं आपको इसकी थ्योरी भी साथ ही साथ बताता जा रहा हूँ। इनको आपको अच्छी तरह अगर नोट्स बनाने हैं तो इसे लिखते भी जाना और ध्यान रखना हर चीज़ को। ठीक है, आते हैं अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा अंतर्छेपी है। बात आती है सर ये अंतर्छेपी यानी कि इनटू फंक्शन क्या होता है। सिंपल सा तरीका है, अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, परिभाषित है, और एफ एक्स इक्वल टू वाई रखा, एक्स तो होता है आप सभी को पता ही है प्रांत यानी कि डोमेन। अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो वैल्यू बाहर निकल कर रही है वो क्या होती है, रेंज, है ना, यानी कि परिसर। अगर ये जो परिसर है ये इसके इक्वल हो जाए, यानी कि रेंज इक्वल टू बी, जिसे हम कहते हैं कोडोमेन, यानी कि परिसर किसके बराबर हो जाए, सह प्रांत के, तो फंक्शन आच्छादक होगा, यानी कि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्जेक्टिव भी बोलते हैं या ऑन टू भी बोलते हैं, अन्यथा ये इनटू फंक्शन होगा। ठीक है ना, अन्यथा ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें इसकी पहचान करनी तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि वैल्यू पुट करते जाइए, वैल्यू पुट करते जाइए। जैसे मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है x की पावर 5। अब आप देखिए x की पावर 5 में आप चाहे नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगी, जीरो रखोगे तो जीरो आ रही है। तो ये फंक्शन हमेशा इस r से r में, यानी कि इस b की जगह तो हमें r दिया हुआ है, a की जगह भी r है, तो r से r में हमेशा ऑन टू होगा, मतलब आच्छादक फलन होगा। ठीक है ना, ये हमेशा आच्छादक फलन होगा। अब अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन बात करें 3x प्लस माइनस 7, इसमें भी x की नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आएंगी, तो ये भी हमारे पास एक आच्छादक फलन है। और अगर मैं c की बात करूँ x की पावर क्यूब, यहाँ मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ। अगर x की पावर 3, 1, 5 एक्सेट्रा हो तो ये हमेशा आच्छादक ही आता है, यानी कि ऑन टू फंक्शन आता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन जो डी है उसमें एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, और साइन की वैल्यू हम अब सब जानते हैं बाहर हमेशा कितनी आती है, -1 से 1 ही होती है। और जब -1 से 1 होती है तो इसका मतलब इसकी जो परिसर है जो आर के इक्वल नहीं है, तो अंतर्छेपी केवल और केवल कौन सा होगा, डी आंसर होगा, साइन एक्स होता है। चलिए हम इसके अगले क्वेश्चन से आते हैं। अब ये पूछ रहा है आच्छादक फलनों की संख्या।
प्रिय बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है कि ए में मेरे पास एन एलिमेंट है, 1 2 3 4, और बी में मेरे पास है ए और बी। तो अगर आपसे मैं पहले ये पूछ लूँ, अच्छा देख नहीं, मैं तो पहले ये पूछ लेता हूँ कि नंबर ऑफ मतलब इसमें संबंधों की संख्या, वो फलनों की संख्या कितनी बनेगी। तो एक या तो ए से संबंध रख सकता है या बी से रख सकता है, तो ये आ जाएगा 2, फिर अगला भी 2, फिर अगला भी 2, टोटल एलिमेंट कितने, एन। ये तो टोटल मेरे पास फंक्शन भी आ जाएंगे, नंबर ऑफ फंक्शन आ जाएंगे 2 की पावर n। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है आच्छादक फलन, यानी कि ऑन टू फंक्शन। अब इसमें दो मेथड ऐसे भी तो हो सकते हैं कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स, मतलब ये जितने भी अवयव हैं, ये सारे के सारे ए से संबंध रखते हो या बी से रखते हो। अगर ए से रखेंगे तो बी खाली रहेगा, बी से रखेंगे तो ए खाली रहेगा, और इनमें से अगर एक भी खाली हो गया तो वो अंतर्छिपी हो जाएगा। ठीक है ना, अंतर्छिपी हो जाएगा। इसका मतलब ये दो मेथड जो खाली है उसको माइनस कर देंगे। अब हमारे पास बन जाते हैं आच्छादक फलनों की संख्या। अब यहाँ कोई भी एलिमेंट दे, 2 दे दिया, या एन दे दिया, 3 दे दे, 2 की पावर 3 माइनस 2 मतलब 6। ठीक है, चलिए आच्छादक और ये अंतर्छिपी के बारे में चर्चा होगी। अब आते हैं एक ऐसे फंक्शन के बारे में जो सम और विषम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला एक नाम आता है सम फलन। सम फलन जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवन फंक्शन। देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर f माइनस एक्स रखने पर एफ एक्स आ जाए, f माइनस एक्स रखने पर अगर मेरे पास एफ एक्स आ जाए तो इस सम फलन यानी इवन फंक्शन होगा। एक होता है ओड जिसे हम कहते हैं विषम, और f माइनस एक्स रखने पर अगर मेरे पास माइनस का एफ एक्स आ जाए, ये होता है विषम फलन। अब बात करते हैं सम फलन का जो ग्राफ है। जो सम फलन का ग्राफ है वो हमेशा कैसा बनेगा, जो सम फलन का ग्राफ है वो हमेशा हमारे पास वाई अक्ष के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, ऐसा। और जो विषम फलन का ग्राफ है वो हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। ये लो, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो अगर मैं कहूँ वाई अक्ष के पारित सममित है, इसका मतलब वो हमसे कौन से फंक्शन के बारे में चर्चा कर रहा है, सम, यानी कि इवन के बारे में पूछ रहा है। और जब इवन के बारे में पूछ रहा है मतलब सम, तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये लेता हूँ। इस फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, मैं लेता हूँ इसका फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में लिख रहा है एफ एक्स इजक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये क्या होगा, ध्यान से, जैसे एफ एक्स लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने जैसे इसमें माइनस एक्स रखेंगे तो लॉग माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। हम इसको जैसे पुट करेंगे तो log m प्लस log n की जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से ये ऐड हो करके log mn, तो log 1 बचता है, log 1 की वैल्यू 0, f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस का एफ एक्स हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये इसका मतलब ये केवल हमारे पास कौन सा फंक्शन हो गया, ओड विषम फलन होता है। तो इसका केवल और केवल एक ही आंसर मैच करेगा, डी। ये भी नहीं होगा, ये न तो विषम है न सम है, तो बच गया डी ऑप्शन, ये हमारे पास मैच करेगा। तो मैंने चर्चा कर ली कि सम फलन कौन सा होता है, विषम फलन कौन सा नहीं, ओड और इवन फंक्शन के बारे में चर्चा आपको करी दी मैंने। अब बात करते हैं आवर्तनांक की। आवर्तनांक में आपको ध्यान देना है कि साइन एक्स का जो आवर्त है, साइन एक्स का जो आवर्त है वो होता है 2 पाई।
तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है साइन 2/6 पाई एक्स ऐसे का आवर्त पूछा जा रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है, 2 पाई तो है ही, अपॉन जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो x के साथ मल्टीप्लाई है कौन है, 2/6 पाई, उसे लिखेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल, 6 ऊपर जाके 6 पाई स्क्वायर बन जाता है। तो देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, केवल और केवल सी। ठीक है ना, ओके, समझ आ गया। 11वां क्वेश्चन। अब आते हैं हम 12वें क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें एफ एक्स कितना है, ए माइनस एक्स की पावर एन 1/n एक्स, ये जो वैल्यू है ये अब पुट कर देते हैं कहाँ पर, जहाँ एक्स है, ए माइनस एक्स की पावर एन 1/n की होल पावर एन की होल पावर 1/n, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा, ए माइनस ए प्लस एक्स की पावर एन की होल पावर 1/n, ये दोनों फिर कैंसिल, और एक्स की पावर एन की होल पावर 1/n क्या आ जाएगा हमारे पास है एक्स। तो केवल और केवल एक्स हमारे पास है, जो कि आंसर केवल सी में मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, हमसे y = x+2 और x - y लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ इससे, तो yx - y x+2, तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x इधर ले लीजिए, yx माइनस x y+2, x कॉमन, y -1 y+2, तो x की वैल्यू आ जाती है y+2/y-1। एफ एक्स यानी x, देखिए y+2 y-1, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ जो x है, यहाँ पे भी x है, x+2 यही है, तो यानी कि ये वैल्यू किसकी आ गई, x की वैल्यू fy के इक्वल आ गई, x की वैल्यू fy के इक्वल आ गई। तो ऑप्शन केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है। ठीक है, आइए हम इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस फंक्शन का प्रतिलोम फलन, मतलब इनवर्स पूछा गया। इनवर्स निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है, इनको सभी को y के इक्वल मान लीजिए। जैसे मैंने इसको y के इक्वल मान लिया, अब y/1 है, तो एक सीढ़ी थ्योरम होती है जिसे हम योगांतरानुपात बोलते हैं या कंपोजिट डिवाइडेड भी बोलते हैं। इसमें a/b और c/d अगर रेशो सेम है, अनुपात समान है, तो a+b/a-b, c+d/c-d भी लिखा जाता है। तो देखिए हमारे पास अगर इसी को यूज करें सीढ़ी थ्योरम को, तो इसको अगर ऊपर ऐड करेंगे तो ऐड करते हैं हमारे पास 2 × 10⁻x आएगा, और इसको नीचे इसमें से माइनस करेंगे तो -2 × 10⁻⁻x हो जाएगा, और ये आ जाएगा y+1/y-1। 2 से 2 कैंसिल, माइनस यहाँ भेजूंगा और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻2x होगा, और ये आ जाएगा y+1/1 - y, है ना। ये इतना होने के बाद देखिए, अब आप अगर मेरे से अब आप यहाँ अपने पूछा जाए कि यहाँ से 10 को हटाना है कि, तो 2x = log base 10 y+1/1 - 1 - y हो गया। तो दो को अपन में तो आंसर केवल एक ही मैच कर रहा है, कौन सा, बी आंसर मैच कर रहा है हमारे पास। हाँ जी, बी आंसर हमारे पास मैच ही कर रहा है। तो यहाँ से इनवर्स निकालने का ये मेथड होता है, ध्यान रखना, इस तरीके से इनवर्स निकाला जाता है। चलिए आते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिमिट से रिलेटेड है। लिमिट से रिलेटेड है तो देखिए सोल्व कैसे करना है, सिंपल है।
जब कभी भी लिमिट के क्वेश्चन में x टेंड्स टू इनफाइनाइट आ जाए, जब कभी भी लिमिट के क्वेश्चन में x टेंड्स टू इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है ना, x टेंड्स टू जब भी इनफाइनाइट आएगा हमें 1/x बनाना है। क्यों बनाना है? 1/इनफाइनाइट मतलब 0 बनता है। तो अगर आप गौर से देखो तो इसमें से x टेंड्स टू इनफाइनाइट है। अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो 3 - 1/x बनेगा। x कॉमन लेता हूँ तो 2 + 5/x बनता है। और x कॉमन लेते हैं तो 1 - 3/x बनता है। और x कॉमन लेंगे तो 3 + 7/x आता है। ठीक है, जब ये इतना आ गया तो ये सारे कैंसिल भी हो गए और इसमें रखते 3 - 0 × 2 बचा, 1 × 3 बचा, तो 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास ऑप्शन केवल सेकंड मैच होता है। और इसकी एक सिंपल सी ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या होती है कि यहाँ देखिए x x x x ऊपर नीचे जब सेम है तो इनके जो कोफिशिएंट है उन्हीं को इंटू कर दीजिए आप बस, और आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास याद रखना x टेंड्स टू इनफाइनाइट का सोल्व करने का तरीका है। हाँ, अब आते हैं हमारे पास लिमिट x डिग्री अपॉन साइन x डिग्री। बहुत सिंपल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन fx अपॉन fx हो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो यहाँ अगर हम देखें तो x डिग्री और एंगल में भी x डिग्री है, तो इसलिए कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं कि सी आंसर देकर और बी देकर ना, इसका केवल और केवल 1 ही आंसर आएगा। मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, आ गया ये क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 वाले क्वेश्चन में देखिए बाकायदा पूछा गया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो बी की वैल्यू बताई। कई बच्चों की आदत होती है लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब निकाल के लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको ट्रिक आजमानी है। और ट्रिक क्या करना है कि ये जो दिए गए हमें और किस पॉइंट पर कहा है, एवरी पॉइंट है, प्रत्येक बिंदु पर कहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो 1 पर चेक कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ 1 पुट किया, यहाँ 1 पुट किया, करिए 5 - 4 = 4 + 3b, ये होना चाहिए। इक्वल है तो यहाँ आ गया, बस सोल्व करिए, -3 = 3b, तो b की वैल्यू हमारे पास आती है -1। देखिए कितना टाइम लग रहा है, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बहुत विद इन सेकेंड के अंदर आंसर निकल रहा है। डायरेक्ट पुट करेंगे तो वैल्यू। अब जैसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि उन बिंदुओं की संख्या जहाँ फलन असतत है, डिसकंटिन्यूस है, घबराने की जरूरत नहीं। ये ध्यान रखना, अपोन में 0 नहीं आना है, इनफाइनाइट नहीं बननी चाहिए कभी भी, मतलब इमेजिनरी नंबर कभी भी नहीं आने चाहिए, नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं आना चाहिए, लोग में हो चाहे रूट के अंदर हो, ये ध्यान रखना रूट। अब आप देखिए 1 में है तो आपको ये चेक करना है कि log x कब कब 0 होता है। तो हम ये कहते हैं ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आ जाएगा e⁻0। तो मॉडुलस x इज नॉट इक्वल टू 1। जब ये 1 नहीं है तो इसका मैं मॉडुलस हटाऊंगा तो आपको पता ही है क्या लगाना पड़ेगा, +-1। यानी कि x की वैल्यू एक तो +1 नहीं होनी चाहिए और एक -1 भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता है ये log के साथ है तो x की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए। तो x के 3 वैल्यू आ गई, 1 -1 0 और 1। इसके अलावा चाहे कोई भी वैल्यू। तो उसने पूछा कितने असतत बिंदु हैं, तो इन तीनों के अलावा सारे कंटिन्यूस है, सारे सतत होंगे, लेकिन 3 बिंदु ऐसे होंगे जो डिसकंटिन्यूस होंगे। ठीक है ना, हमेशा अपॉन में 0 नहीं लेना है, ये हमें ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर इसके 18 पर चर्चा करते हैं अपन। 18, हाँ 18 हो ही गया, 17 हुई, हाँ 18 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चर्चा करते हैं। 19वां क्वेश्चन, इसके लिए आपको एक क्वेश्चंस के बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ पहले, और आपको ये ध्यान रखना डायरेक्ट ट्रिक है कि x⁴ साइन 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो ये आता है 0। हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर अल्फा 0 से बड़ा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि सतत होगा। लेकिन अगर अल्फा 1 से बड़ा है तो ये
डिफरेंशिएबल भी होगा यानी कि अवकलनीय भी होगा और सतत दोनों ही होंगे, कंटिन्यूस भी होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ x साइन 1/x है, और मैं यहाँ और भी बताना चाहूँगा कि ये साइन 1/x की जगह कोस 1/x भी होता तो भी इसका सेम ही प्रोसीजर है। अब यहाँ देखिए ये जो x है, या x की पावर कितनी है, x की पावर 1 है, ये 1 है तो 1 0 से बड़ा है, ये क्या है 1 तो 0 से बड़ा है बट 1 से लेस है, 1 से बड़ा नहीं है लेकिन 1 के इक्वल है। तो ये तो पता चल गया फंक्शन हमारा सतत तो है, कंटिन्यूस है, बट अवकलनीय नहीं है, इसका बी आंसर है। और अगर इसी जगह x की जगह x की पावर 2 होता और साइन 1/x होता, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वो एक्स स्क्वायर कोस 1/x होता, तो ये सतत भी होता और अवकलनीय भी होता, यानी कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता, तब हमारा ये सी ऑप्शन मैच कर जाता है। इसका मतलब हमारा आंसर केवल और केवल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी आना चाहिए, और जो कि बी है। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको ये चर्चा होगी। और अब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो गलती नहीं करनी है, मैंने आपको साथ ही साथ थ्योरी भी बता दी है। ठीक है, आइए अब आते हैं हम इसमें। देखिए मैंने इस पेपर के अंदर मैक्सिमम आपके सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, जिसमें आपके मैंने देखिए आप देख रहे हो स्टार्टिंग से अवकलनीय भी ले ली मैंने, फंक्शन में से आवर्त के बारे में चर्चा की थी, समफलन विषम फलन के बारे में भी चर्चा कर ली। ऐसे में अब यहाँ पर इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें कंटिन्यूटी के बारे में, कंटिन्यूस के बारे में चर्चा की। अब मैं यहाँ पर अवकलनीयता यानी अवकलनीय नॉट डिफरेंशिएबल के लिए चर्चा कर रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन अवकलनीय है यानी नॉट डिफरेंशिएबल है या नहीं, केवल इसके अकॉर्डिंग। तो आप अब देखिए इस फंक्शन के लिए मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, और इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने एक लाइन खींची ऐसे। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। y = x का ग्राफ कौन सा है, ये रहा, और y = x³ का ग्राफ हमेशा हमें पता है ये। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि गलत नहीं होगा कि ये जो ग्राफ है ये है y = x³ का है, और ये जो ग्राफ है ये है y = x का, रेड कलर की लाइन में। हमें क्या करना है कि उसने जो दिया हुआ है, क्या दिया उसने, कि उसने ये दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू लेनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक तो ये लाइन, एक ये लाइन, और एक ये वाली, और एक ये। अब आप खुद देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यानी कि इन पॉइंट्स पर ऐसा तो बनेगा ही। देखिए ये नोक तो बनेगी, और ये जो नोक बन रही है उन बिंदुओं पर ये कभी भी अवकलनीय नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता। यानी कि आपको ये चेक करना कि ये पॉइंट जो बन रहे हैं वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं, और इसके लिए सिंपल सा तरीका है, x = x³ को रख दीजिए, x इधर आया तो x³ - x = 0, तो x² - 1 = 0, तो x की वैल्यू 0 और x² = 1, तो x की वैल्यू ±1 हो रही है और एक 0 आ रहा है। तो हमारे पास ये डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों के तीनों पॉइंट आ रहे हैं। अर्थात ध्यान रखना आगे से, जब भी ऐसा कोई न्यूक्लियर सिरा जहाँ प्राप्त होता है उस बिंदु पर वो अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे मॉड्यूलस का ग्राफ ये होता है, तो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है ना जी, अवकलनीयता के बारे में आपसे चर्चा हो चुकी है और मेरे ख्याल में आपको समझ आ भी गया होगा। चलो अब आते हैं हम अवकलन से रिलेटेड यानी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पर। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन देखना जी, उसने ये कहा कि इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में जो अवकलन गुणांक है डिफरेंशिएबल है वो 3/4 है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो 2
रूट एक्स प्लस 1/√x। ऐसा न करके आपको क्या करना है, डायरेक्ट करने की वजह पहले इसका ओपन कर लीजिए इस वैल्यू को, कितना आएगा x प्लस 1/x+2। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब dy/dx। x का तो 1 हो गया, 1/x का -1/x², 2 का 0 इक्वल टू कितना है 3/4। कितना आ जाएगा यहाँ से 1 - 3/4 इक्वल टू 1/x²। 1/4 x² की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू ±2 आ रही है। तो हमारा सही आंसर फर्स्ट आंसर आ रहा है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफरेंशियल से रिलेटेड है। y इक्वल टू इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, 1 + x² - 2x/x²। y इक्वल टू 1/x² + 1 - 2/x। अब इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें dy/dx, तो याद रखना इसका होगा माइनस का 2/x³ और इसका अगर 2/x²। देखिए कहीं ना कहीं आंसर मैच कर रहा होगा। केवल और केवल डी ऑप्शन में आंसर आ रहा है, तो आपके सामने है इसका डिफ्रेंशिएशन। आइए अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए साइन है, अकेला स्क्वायर नहीं है, तो पहले साइन का क्या होगा cos 2x²। अब इसका एंगल है 2x², इस 2x² का होगा 4x, तो अपना आंसर रहता है 4x cos 2x²। हाँ जी, ये अपने पास कहाँ मैच कर रहा है, केवल और केवल ए के ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, ए में 4x cos 2x²। 23वें क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आंसर आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट आंसर आ रहा है। आइए 24वें क्वेश्चन में आते हैं। 24वें क्वेश्चन में आपने एक बात देखी कि log x की पावर 1/2 है और x की पावर -1 है। जब log के बेस में होता है तो ये तो अपॉन में आता है और वो आगे आ जाएगा, और log x/x हो गया। ये तो दोनों 1 हो गए और ये बन जाएगा -2, जो कि पूर्णतः कांस्टेंट वैल्यू है, कंप्लीट एक कांस्टेंट वैल्यू है। और कांस्टेंट का d/dx बताने की ज़रूरत नहीं है, कितना होता है हमेशा 0। डी आंसर आ रहा है। आइए क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। 25वां क्वेश्चन, y इक्वल टू ये 5 है और ऊपर है 4x। क्या मैं इस 5 को 4x में ब्रेक कर सकता हूँ? आपका जवाब होगा यस सर। 5 - x/1 + 5x × x, और इसको हमने 3 का डिवाइड कर दिया इसमें, तो ये तो आ जाएगा 2/3 + x/1 - 2/3x। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का, और tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का, तो ये tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला है। tan इनवर्स 5x - tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स x। अब आप देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों कट गए, हमारे पास ये बचे, तो इसका dy/dx कितना आएगा। tan इनवर्स का तो होता है 1/1 प्लस इसका स्क्वायर 25x² और 5x का 5, और ये कांस्टेंट का 0। तो केवल और केवल ए के ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग पर निर्भर क्वेश्चन है कि एक गुब्बारा है ऐसे, इस गुब्बारे में हवा भरी जाती है, मतलब dv/dt है, जो कि कितनी है 30 फीट क्यूब पर मिनट के हिसाब से। अब त्रिज्या, वो कह रहे रेडियस अगर 15 फीट हो जाए तो बताइए कि इसमें वृद्धि की दर ज्ञात करो। तो मैं कहूँगा कि इसका आयतन कितना होता है गुब्बारे का 4/3 πr³। तो dv/dt कितना आएगा 4/3 π3r²
डी आर अपॉन डी टी, ठीक है ना। ये आता है तो अब आप देखिए वैल्यू पुट करेंगे, डी वी अपॉन डी टी तो मेरे पास 30 है, 4/3 है, पाई है 3 है, आर 15 × 15, डी आर अपॉन डी टी। देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल, 15 से ये कैंसिल, ये इधर कैंसिल, 15×2 = 30, तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू होगी 1/30 पाई फीट/मिनट। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन हमें है जो कि फर्स्ट आंसर में आ गया। ओके, समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए कि एक वक्र दिया हुआ है, वक्र पर एक पॉइंट है y, वो वक्र है y² = x। वो ये कह रहा है कि ये y² = x पर वो पॉइंट निकालें जहाँ पर स्पर्शरेखा, जहाँ पर टेंजेंट 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको एक बार इसका dy/dx निकालना है। इसका dy/dx आएगा वो 1/2x होगा। और अगर मैं ये कह दूँ वो 1/2x नहीं, 1/2y होगा। अगर मैं ये कह दूँ ये ही स्पर्शरेखा की प्रवणता, यानी कि स्पर्शरेखा का स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है, और यही एंगल 45 डिग्री बनती है, यानी कि dy/dx एट पॉइंट P यही tan थीटा होता है, और tan 45 है तो 1/2y, tan 45 की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, और यह जैसे पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1/4 आ रही है, जो कि हमारे पास केवल और केवल एक ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है, ट्रिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि अधिकतम क्षेत्रफल यानी 100 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की संलग्न भुजा द एडजेंट साइड ऑफ द रेक्टेंगल विद द गिवन पेरीमीटर एट द 100 सेंटीमीटर द इंक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया आर। आपको याद रखना है कि अगर कभी परिमाप दिया जाए तो अधिकतम क्षेत्रफल मैक्सिमम एरिया का जो आयत होता है, जो रेक्टेंगल होगा, वो एक स्क्वायर होगा। क्या होगा? वर्ग होगा। और हमें पूर्णतः पता है स्क्वायर की साइड हमेशा इक्वल होती है, तो दिए गए ऑप्शन में इक्वल साइड किसकी है? ये। फिर भी कई बार बच्चे कहते हैं कि सर अगर ऑप्शन सेम आ जाए, सपोज करो ये तो 25/25 है, 30/30 दे दे, 15/15 दे दे, 10/10 दे देता, तो हमें कैसे पता चलता? तो आप प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सा तरीका है, ट्रिक से ध्यान रखना। ये जैसे एक्स है रेक्टेंगल की साइड, और एक ये वाई है, तो हमें परिमाप की बात करें, मतलब 2x + y = 100 है ना, और x + y = 50, पहली इक्वेशन। और एरिया पूछ रहा है तो एरिया होता है x × y। हमेशा ध्यान रखना x की पावर कितनी है इसमें, x की पावर 1, y की पावर 1, 1 और 1 2, 50 में 2 का डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू तो 25 आएगी, वो y की वैल्यू भी 25 आएगी। तो रही बात ऐसे कि आपको पता तो है कि स्क्वायर है, और अगर ऑप्शन में ऐसे आ जाए तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, और ये कई जगह काम में आएगा। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और भी बनता है कि एक वृत्त होता है, वृत्त के अंदर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर मैक्सिमम एरिया का जो रेक्टेंगल यानी कि आयत जो कट किया वो एक वर्ग होगा। ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम 29 पर। बात करते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जो ह्रासमान नहीं है, यानी वर्ग डिक्रीजिंग नहीं है, लेकिन किस में नहीं है? 0 से π/2 में। अगर आपसे ये पूछा जाए तो देखिए, मैं पहले इनके ग्राफ के बारे में चर्चा करता हूँ। ग्राफ सिंपल सी बात है, कोसेक्स का ग्राफ हमेशा ये होता है π/2, और ये आ जाता है पाई। अब आप खुद बताइए, 0 से π/2 में ह्रासमान नहीं है, क्या ये 0 से π/2 में ह्रासमान नहीं है? ये तो 0 से पाई में भी है, तो यानी कि ये आंसर ह्रासमान है। ये cos2x, अगर इनका कभी ग्राफ बनाना हो, जब भी इनका कभी ग्राफ बनता है तो आप यहाँ देखिए कि ये वैल्यू, ये x की वैल्यू बढ़ रही है,
बढ़ रही है तो एंगल कम करेंगे, पाई/4 रखेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे बढ़ेगा, यानी कि अभी पाई/2 तक भी डिक्रीज है, तो ये भी डिक्रीज आ रहा है। तीसरा आता है, इसमें पाई/3 रखना पड़ेगा, तो यानी कि ये पाई/3 तक आएगा बस। तो ये जो केवल और केवल क्या होगा, पाई/3 तक ही डिक्रीज हो रहा है, आगे नहीं हो रहा। तो आंसर है ये हाशमान नहीं है। और कोट का अवकलन हमेशा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ये भी हमेशा डिक्रीजिंग फलन होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो है हमारे पास, एक मिनट, वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, देखिए ये है वो, कि पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, साइन एक्स। हम ये मान के चलते हाईएस्ट डिक्रीजिंग है, माइनस साइन एक्स, ये डिक्रीजिंग है तो जीरो से कम, माइनस इंटू करते ही पॉजिटिव। अब आप देखिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है, जीरो से पाई। जो जीरो से पाई में डिक्रीज है तो जीरो से पाई/2 में ऑलरेडी हो गई, इसलिए छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसका अगर हम करें तो वही -2 साइन 2x लेस देन जीरो, माइनस इंटू करते ही साइन 2x ग्रेटर देन जीरो, तो 2x की वैल्यू जीरो से पाई और 2 का डिवाइड कर दो, पाई/2 आ गया। तो ये भी आसमान है। इसमें बात करते हैं कोस की, तो -3 साइन 3x, यह आ जाएगा लेस देन, तो वही साइन 3x ग्रेटर देन जीरो, 3x की वैल्यू जीरो से लेकर पाई। अब आप खुद देखिए कि ये केवल और केवल डिक्रीज जीरो से पाई, 3 पाई/2 के बीच में ही है, जबकि हमें क्या चाहिए, जीरो से पाई/2, तो ये नहीं है। तो आंसर ये होगा कि आसमान नहीं है। तो मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए, ग्राफिकली भी बता दिया और अपने डिफ्रेंशिएशन मेथड से भी बता दिए। जो भी आपको अच्छा लगे वो मेथड आप करिए, ठीक है भाई। अब लेते हैं मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन। बड़ा प्यारा प्यारे क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब की बार देखिए, ये दिए हुए, इसमें दो नंबर दिए हुए, एक तो a²x⁴ और एक b²y⁴। हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा am ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल gm होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे ध्यान है तो दिक्कत ही नहीं आएगी। तो बताइए इन दोनों का am क्या होगा, तो a²x⁴ प्लस b²y⁴ अपॉन 2, gm क्या होगा, इसका रूट a²x⁴ b²y⁴। हाँ जी, ये इधर गया तो a²x⁴ प्लस b²y⁴ ग्रेटर देन इक्वल 2, ए बाहर आ गया और यहाँ क्या आ जाएगा बाहर, अपने एक ए बाहर आ गया, b² भी बाहर आ गया, तो b बाहर आ जाएगा, ओनली b, ठीक है। x² भी आ गया और y² भी आ गया। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितनी है, c6, यस या नो। और ये 2ab इसके अपॉन में आ गया, 2ab अपॉन में आ गया और बचा कौन, x² y²। तो अगर मेरे से x और y की वैल्यू पूछी जा रही है तो इसके मतलब है c³/√2ab, जो केवल और केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। देखिए a⁴x का इंटीग्रेशन जो होता है वो है a⁴x अपॉन में log बेस e a प्लस c। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट आंसर मैच कर रहा है, जो है हमारे पास। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 में, समाकलन कर रहे हैं अपन। देखिए 5 कांस्टेंट है, बाहर रखा, x⁴ क्या हम इसको ये लिख सकते हैं x³ x² का होल क्यूब और 1 का होल क्यूब। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस b, a माइनस b, a² माइनस a b प्लस b², b² जगह 1 अपॉन x² प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए।
और हमारे पास आंसर आता है x⁵ x⁵ माइनस x³ प्लस x प्लस सी। तो देखिए आपके पास के और बी आंसर मैच कर रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है ना जी। अब आते हैं हम इसमें 33वां क्वेश्चन, जो बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस जेड। अब इसमें हम बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपने एक बात नोट करी, ए अंग्रेजी वर्णमाला का जो भी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABC स्टार्ट है, तो कहीं ना कहीं x माइनस एक्स भी तो होगा, और वो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, 0 dx। और जीरो का हमेशा होता है कांस्टेंट, मतलब अचर, यही होगा। तो अपने पास आंसर आ रहा है ए ऑप्शन अपना सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए इसमें इसका पूर्वक पूछा गया। पूर्वक का मतलब कहने का है वो इसका इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है इनडायरेक्ट रूप से। तो इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो ऊपर वाला आता है, डिफ्रेंशिएशन करने ऊपर वाली वाली, तो 2 से ऊपर इंटू 2 से भाग दिया, तो 1/2 log x² प्लस 1 प्लस सी बचेगा, जो कि अपने पास सी आंसर में मैच कर रहा है। जरूरी नहीं है वहाँ सी लगा के दे आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आइए। 35 में देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है, इसको अगर हम टी पुट करते हैं, अगर इसको हमने टी पुट किया तो 10⁻x log 10 और x और 10⁻9। अगर आप देखो तो ये हमारे पास ऊपर लिखा है dx के साथ है ही, तो ये 1/t dt, तो log t प्लस सी, जो केवल और केवल ए के ऑप्शन में मैच करें, ऑप्शन नंबर बी में। आइए हाँ भाई, देखिए इसके हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है कि एक कर्व है y² = 4x और y = mx। इससे जो बाउंडेड एरिया होगा, यानी जो क्षेत्रफल होगा, वो 8a² / 3m³ के बराबर होता है। यानी कि यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास ए बी है, एम बी है, और ये क्षेत्र कितना दिया हुआ है, a² / 3 के इक्वल दे दिया। तो a² से a² कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, m³ की वैल्यू 8 आ गई, तो m की वैल्यू 2 के इक्वल आ रही है, नहीं आ रही। तो हमारे पास केवल फर्स्ट आंसर में आ रहा है ऐसा। इसलिए कहते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको पॉइंट लिखाए जाते हैं, मैंने हर पॉइंट अपने थ्योरी में लिखा के रखे हैं, और आगे मैं आपको थ्योरी बताता जाऊंगा बाद में। तो ये ध्यान रखना है कि इसको आपको इसके इक्वल रख करके जल्दी सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस को अगर हम वैसे सोल्व करने लगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ट्रिक आना ज़रूरी है, इनमें ट्रिक की आनी ही चाहिए इनमें, तभी डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 0 से लेकर 2π के बीच में sin x का से घिरा गया क्षेत्रफल। मैं कई बार बताता हूँ हर एक क्वाड्रेंट में, जैसे ये हो गया। अब टोटल क्वाड्रेंट कितने हो गए इसमें, 4, 1 2 3 और 4। हर एक क्वाड्रेंट में एक एक होता है, तो टोटल आ गया 4 आंसर। बस टिक करके आ जाओ बी आंसर। देखिए कितना टाइम लग रहा है ऐसे क्वेश्चन में। जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है, दो कर्व दिए हुए, दोनों के दोनों पैराबोला है, और मैं हमेशा बताता हूँ y² = 4x और y² और हाँ जी y² = 4x, और एक है हमारे पास x² = 4by। अगर ये दोनों हैं तो इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्रफल जो होता है वो 16ab/3। लेकिन यहाँ हम देखें तो ए बी का मान दोनों सेम है, तो 16a² / 3, जो कि केवल और केवल डी ऑप्शन में मैच कर रहा है। हमारे पास आंसर आ गया डी। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है ये लीजिए। नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्रफल 8a² / 3, तो 8a की वैल्यू 1, तो 8/3, तो फर्स्ट आंसर मैच कर रहा है। क्या दिक्कत आ रही है, ये याद रखिए, ये आपने 12th क्लास के अंदर बहुत बार इसे प्रूव किए हुए हैं। तो वो 12th क्लास से ही रिजल्ट्स उठाए हुए हैं हमने, और ये 12th क्लास के रिजल्ट्स अगर याद होंगे तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 एक बार हम वापस रिलेशन में आ जाते हैं।
ये दो सेट दिए दिए, दो समुच्चय दिए हुए हैं और दोनों में से ये बताना एक्स और वाई में संबंध कौन सा है। यहाँ आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर यहाँ मैं एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई की वैल्यू 3 आ रही है, एक्स की वैल्यू 2 रखी तो वाई की वैल्यू 4 आ रही है, जो जैसे इसमें नहीं है नहीं लिखेंगे। 3 भाई एक्स की वैल्यू 2 रखते ही 4 आ रही है, 3 रखते ही 3 और 2 5 आ रही है, 4 रखते ही 4 और 2 6 आ रही है, 5 रखते ही 5 और 2 7 आ रही है। तो ये एक संबंध का सा है। 1 भी है, 2 भी है, 2 1 देखिए भैया 1 जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स में होना चाहिए। सारे के सारे हैं, बिल्कुल है। 1 3 3 3 5 बिल्कुल है। तो ये भी संबंध है, ये भी संबंध है। 1 1 3 3 5 है, 1 3 बिल्कुल है। सेकंड एलिमेंट इसमें होना चाहिए और फर्स्ट उसमें। लेकिन हम यहाँ देखते हैं तो ये जो 4 है ये वाई में नहीं है, तो ये संबंध, ये तीनों के तीनों संबंध है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन में ये होना चाहिए था, संबंध नहीं है, वे नॉट आर नॉट रिलेशन। तो हमें ये ध्यान रखना है, केवल एक ऐसा ये है क्योंकि 2,4 में ये एलिमेंट एक्स का तो है और ये भी वाई का है, वाई का इसमें नहीं, ये सॉरी ये भी एक्स का है और ये भी एक्स का है, ये इसमें नहीं है। जबकि ये जो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा किसका आना चाहिए था, एक्स का। फर्स्ट एलिमेंट तो एक्स का आना चाहिए और सेकंड एलिमेंट वाई का आना जरूरी था। ठीक है, आइए हम इसमें आते हैं। अवकल समीकरण कोटि और घात क्रम से होंगे, मतलब ऑर्डर और डिग्री। देखिए ऑर्डर का मतलब होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब इस इक्वेशन में कितनी बार अवकलन किया गया है। हम देखें तो इसका मैक्सिमम कितनी बार है, 2 बार। तो ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसे 1/3 को हटाना है, तो इसको तो इधर ले गए, डी2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर 1/4 बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होल पावर 1/3। हम इस 1/3 को हटाने दोनों तरफ क्यूब करेंगे, क्यूब करते ही ये हट जाएगा। तो यहाँ इसका होल क्यूब करेंगे तो ये क्यूब में आएगा नहीं आएगा, तो इसकी डिग्री हमारे पास 3 आएगी। तो समझ गए होंगे कोटि यानी कि ऑर्डर तो मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और उसी की पावर चेक करनी है हमें इसकी घात के लिए। आते हैं हम 42वें नंबर के क्वेश्चन में। देखिए समीकरण, अवकल एक समीकरण दिया हुआ है, उसका हल बताना है, सॉल्यूशन बताना है। बहुत सिंपल है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। मैं इसको 1/y में लिख देता हूँ, x प्लस 1/x। तो क्या मैं 1/y इक्वल टू 1 प्लस 1/x लिख सकता हूँ। 1/y का अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/y स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1/x स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स में क्या, एक मिनट, हाँ जी, डी माइनस 1/y स्क्वायर डी वाई लिख दीजिए बस, और माइनस 1/x स्क्वायर और x का डी एक्स, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में वाई स्क्वायर। तो केवल और केवल एक ही आंसर है जो इसमें मैच कर रहा है, केवल और केवल बी आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए अवकल समीकरण इसका हल करना है, सॉल्यूशन करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई, डी वाई इधर लिख देते हैं और डी एक्स इधर लिख देते हैं। वाई स्क्वायर का वही समाकलन इंटीग्रेशन करना, वाई स्क्वायर का तो वाई क्यूब अपॉन 3, साइन का माइनस कोस वाई और इसका एक्स, और जो सी है ये यहाँ लगा के रखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, केवल और केवल एक ही आंसर मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए हम इस पे आते हैं। जरा एक बार इन क्वेश्चंस को देखिए, अगर हमने इसमें कॉन्सेप्ट लगा दिया ऐसे ही तो तुरंत हमारे ये क्वेश्चंस बड़े बड़े बन जाए। सिंपल सा तरीका है, अगर एक्स डी वाई एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई है इक्वल टू 0, जरा सोचो, ये तो एक्स डी एक्स है, क्या मैं इसको डी एक्स कोमा वाई लिख सकता हूँ। भाई एक्स को छोड़ा वाई का डिफ्रेंशिएशन, वाई को छोड़ा तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन, और इनके आगे मुझे क्या लगाना है, इंटीग्रेशन। इसका तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन
2 और इसका बन जाएगा एक्स वाई बराबर सी, एक्स स्क्वायर 2xy और ये बड़ा सी हो जाएगा। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? सी आंसर मैच कर रहा है। ये आपका आंसर आ गया। निम्न में से कौन सी रेखिक समीकरण? पहली बात तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि रेखिक समीकरण होती क्या, लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो एक तो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स और एक होता है वाई। ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रतंत्र चर। ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। और इसका आपस में गुणा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी पावर एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, इसमें हम देखते हैं जो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये पॉसिबल नहीं है। ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये भी पॉसिबल नहीं है। रूट के अंदर है, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसकी घात ही 1 होनी चाहिए। अब सुनिए, ये वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में मैंने क्या कहा था, इंटू नहीं होना चाहिए, ये है। तो ये अपना आंसर केवल और केवल ए के आंसर मैच करे, जो कि कौन है, सी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, रेखिक समीकरण की खास पॉइंट ध्यान रखना है। आज जी बात करते, अब आते हैं निश्चित समाकलन के कुछ क्वेश्चंस में। ये प्रॉपर्टी होती है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। अगर f माइनस एक्स रखने पर मुझे माइनस एफ एक्स मिल गया तो डायरेक्ट आंसर 0 होता है, और f माइनस एक्स रखने पर अगर मुझे एफ एक्स मिल गया तो इसका आंसर 2 आगे लगा देते हैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता है। अब आप चलो गौर से देखिए, यहाँ मेरे पास एफ एक्स क्या है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसमें मैंने माइनस एक्स रखा तो आप देखोगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एफ एक्स, तो ये कि आंसर इसका 0 आएगा। ठीक है ना? हाँ जी, इसमें प्रॉपर्टी लग जाती है। और वैसे भी आप ध्यान रखें, 0 से π/2 log 10x हो, चाहे 0 से π/2 log cot x हो, इसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो डी आंसर। बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, जब हम इसको लिखते हैं, देखिए ए से बी एफ एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका एक ही आंसर आता है बी माइनस ए अपॉन 2। तो हम कोड को लिखेंगे कोस अपॉन साइन। तो अगर हम देखें तो π/6 π/3 रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डी एक्स। हम देखें तो ये देखो π/6 और π/3 90 होते हैं, π/3 प्लस π/6 π/2 होता है, π/2 माइनस एक्स, ये का यही बन रहा है। तो हमारे पास आंसर आएगा π/3 माइनस π/6 अपॉन 2। तो आप देखोगे तो इसका आंसर मैच करेगा π/12। ठीक है, आते हैं हम इसके अगले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन के लिए x माइनस सी को t मानना पड़ेगा। तो डी एक्स इजक्वल टू डी टी हो जाता है। और जब डी एक्स इजक्वल टू डी टी हो गया तो देखिए a प्लस सी यहाँ पुट करेंगे तो ये a आ जाएगा, b प्लस सी पुट करेंगे तो यहाँ b आ जाएगा, एफ टी डी टी। तो इसको t को x भी मान लो तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये एफ एक्स से डी एक्स हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास केवल और केवल कौन सा मैच कर रहा है, पी ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए अब आगे देखिए इस क्वेश्चन में, ये इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 0 से पाई कोस एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, अगर ये हमारे पास है तो इसका हमें याद रखना पड़ेगा कि एन
माइनस एम अगर विषम है, अगर ये विषम है तो हमें क्या करना है, 2n/n² माइनस है m²। ये आप ध्यान रखिए। और सम हो कुछ भी हो, इसके अलावा और कुछ भी, इसका आंसर हमेशा n-m सम है, यानी कि ओड तो ये है और ये इवन है, तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा। तो प्रिय बच्चों, ये मैंने आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन दिया है, ठीक है ना। और आप सभी ने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो प्लीज़ मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या डाउट है और कौन से क्वेश्चन में वापस प्रॉब्लम आ रही है। ये मैंने आपके सामने एयरफोर्स का फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन आपको भेजा है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, पसंद आए तो बिल्कुल कमेंट में भी लिखिए, और आगे भी आपके सामने वीडियो में बनाता रहूँगा। अगेन मैं जो एयरफोर्स के बच्चे हैं जो पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं, और नेवी एयरफोर्स के जो तैयार को बच्चे हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो, बेस्ट ऑफ लक।